जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट का। ये हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पे चलेंगे जो यूनिट 7 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और पार्ट्स हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि इंडिया के द्वारा ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई गई है, ऐसे कौन से कंजर्वेशन किए गए हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को सुरक्षित किया जाएगा, या यहाँ पर रहने वाले जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स उनको सुरक्षित किया जाएगा। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस पेपर 3 में यूनिट 9 जो होता है आपका एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। और यूनिट 7 में आपका जो क्वेश्चंस जो आते हैं एनवायरनमेंट से, वो क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं आजकल। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये पार्ट 30 है एमपीपीएससी का। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करके, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे आपके और साथी लोग जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहे उनके पास पहुंच जाए, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पता है कि 2019 एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट पूछ लिया गया था, जो 2000 में आया था। तो किस ईयर में आया था ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम जो बात करेंगे जिसमें हमने हाईलाइट किया हुआ है, जो हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, उसको आपको जरूर पढ़ना है। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बात करें तो 1927 में करीब आया था ये। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब होते हैं जो जंगल में घूमने वाले, जो लोग जंगल पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके राइट्स को और कंजर्वेशन को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब वो जो जंगल में घूमने वाले लोग हैं उनका राइट्स जो है, क्योंकि वो जंगल पे ही डिपेंडेंट है, तो जंगल की चीज़ों से ही माइनर प्रोडक्ट जो निकालते हैं उसी से अपनी अर्निंग करते हैं। तो उनके राइट्स को कैसे बचाया जाए, और इवन जंगल को बचाया कैसे जाए, इवन जंगल में रहने वाले जानवर या उन पे पेड़ पौधों को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में था। द एक्ट बेसिकली डज टू थिंग्स। इससे ये एक्ट ने दो काम किया। पहला काम किया कि ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। पहला तो क्या किया कि उसने लीगल रिकॉग्निशन दिया, मतलब कि आपका राइट कोई नहीं छीन सकता। जंगल में जो घूमने वाले, जो जंगल पे डिपेंडेंट आपके फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, कम्युनिटी जो जंगल के आसपास रहती है और उन्हीं पर सर्वाइव, जंगल पे सर्वाइव करती है, उनके राइट्स को कोई नहीं छीन सकता। मतलब उनसे ये कोई राइट नहीं छीन सकता कि वो जंगल से माइनर प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, उसको बेच के अपनी जीवन यापन नहीं कर सकते। और दूसरा अगर करें तो दूसरा बात की गई है कि कम्युनिटी जो रह रही हैं उनके आवाज़ को कैसे लाया जाए बाहर। ठीक है, जो कम्युनिटी आपकी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के आसपास रह रही हैं, उनकी आवाज़ को कैसे बाहर लाया जाए, उनकी आवाज़ को कैसे बाहर लाया जाए, कि उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए कि उनका जीवन यापन चलता रहे, इसके बारे में बात की गई थी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। ठीक है, इसमें आपके देखिए 3 राइट्स, लैंड राइट, यूज राइट और राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, ये 3 राइट दिए गए थे। पहला था लैंड राइट। लैंड राइट में राइट्स में दिया गया था कि जो आपका दिसंबर 13, 2005 के पहले जो आपका वहाँ के जंगल के आसपास जो लोग अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, वो कल्टीवेशन करते रहेंगे, उनका ये राइट छीना नहीं जाएगा। ठीक है, 13 दिसंबर 2005 के आसपास, इसके पहले। ठीक है, इसके बाद बात करें और यूज राइट की, तो द लॉ प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू यूज एंड कलेक्ट द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज ऑफ ग्रेजिंग एंड वाटर बॉडीज दैट यूज ट्रेडिशनल एरियाज बाय नोमैडिक। जो वहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोग हैं, या रहने वाले जो आपके जंगल के आसपास रहने वाले जो जानवरों को चराया करते हैं और जानवरों को रखते हैं और टोटली जंगल पे ही डिपेंडेंट है, तो उनसे ये राइट कोई नहीं छीन सकता कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की जंगल से निकलने वाली चीज़, जैसे आपके शहद हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपके और जो मसाले निकलते हैं जंगल से, ठीक है, उनको कोई नहीं छीन सकता। तो उनसे कोई नहीं छीन सकता। वहाँ का ग्रेजिंग ग्राउंड, वहाँ के अपने जो जानवर हैं उनको चारागाह के लिए उनको ज़मीन जो है वहाँ पे वो नहीं कोई छीन सकता। वाटर बॉडीज, जो आपकी वाटर बॉडीज वहाँ पर नदियाँ हैं, उनका पानी यूज करने से नहीं रोक सकता। और तीसरा था राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, मतलब बिसाइड द लॉ दैट आल्सो गिव राइट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज द फॉरेस्ट टू पीपल ऑफ द विलेज। तो वहाँ के जो राइट्स थे और वहाँ की जो चीज़ें थी, उनको कंजर्व कैसे किया जाए और उनको प्रोटेक्ट कैसे किया, इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो इनमें 3 कैटेगरी में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया था। ठीक है, जब हम फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, फॉरेस्ट रिपोर्ट जब हम बात करेंगे, और एमपीपीएससी में एमपी का जो फॉरेस्ट पढ़ेंगे हम, तो इकोनॉमी में उसको हम उसमें हम जब बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे फॉरेस्ट को वैसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बट 1927 का जो एक्ट था उसके हिसाब से फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता था जो आपका स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जिसको कह दिया है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ला के उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोल दिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इज पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ओवर विद द गवर्नमेंट हैज प्रॉपर
राइट्स अंडर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट रिटेन द पावर टू इशू रूल्स रिगार्डिंग दिस। उसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा और जो फॉरेस्ट है जिसको आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, जिससे वहाँ के जो ट्री स्पीसीज हैं इसको बचाया जा सके, वहाँ रहने वाले जानवर बचाए जा सके, वहाँ रहने वाले रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, जैसे कि आपका माइनिंग ना हो वहाँ पे, ये सब चीज़ें बचाई जा सके, उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोल देंगे। इसके बाद थर्ड आता था आपका विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते थे जिसको आपकी गवर्नमेंट क्या जो विलेज कम्युनिटी रहती है उसके राइट को रिजर्व करने के लिए, ठीक है, वहाँ उसके राइट को रिजर्व करने के लिए रिजर्व कर सकती है आपकी विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ये आपसे कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, जिसका अभी लेटेस्ट 2006 चल रहा है। अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 चल रहा है, सबसे पहले 1972 में आया था। इसमें क्या बात की गई थी, तो इसमें बात की गई थी कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, ठीक है, जंगली जानवर को कैसे बचाया जाए, चिड़ियों को कैसे बचाया जाए, वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको कैसे बचाया जाए, और उनसे रिलेटेड जो मैटर है उनसे कैसे, और उसके अलावा इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, ये बात की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। क्योंकि आपको पता है कि 1971 के आसपास आपका रामसर कन्वेंशन भी हो गया था, ठीक है। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात भी कही जा रही थी वर्ल्ड लेवल पे, तो इंडिया में ये प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था जिससे आपके वहाँ पे जंगल में रहने वाले जानवर पक्षी उनको बचाया जाए, और वहाँ के जंगलों, वहाँ पर रहने वाली चीज़ों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके बारे में बात की गई थी। जिसमें हमने क्या किया था, इसमें डिवाइड कर दिया था जंगल को, मतलब जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी थी उसको डिवाइड कर दिया था सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, कंजर्वेशन रिजर्व में, कम्युनिटी रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में, इस तरह से डिवाइड कर दिया था। सेंचुरी वो होती है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी नोटिफिकेशन से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो आपकी जानवर रह रहे हैं या पेड़ पौधा फ्लोरा और फौना जो है वो आपका प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, तो उसको सेंचुरी बोल जाता था। उसके बाद बता दें नेशनल पार्क। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है, वो या तो सेंचुरी के अंदर हो या सेंचुरी के बाहर, उससे सेंचुरी से कोई रिलेशन नहीं है। नेशनल पार्क का पर्पज ये होता है कि आप वहाँ रहने वाले फ्लोरा एंड फौना एनवायरनमेंट को कैसे आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री, और स्टेट गवर्नमेंट उसकी बाउंड्री को अल्टर नहीं कर सकती अगर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने किसी पार्क को अगर डिक्लेयर कर दिया है नेशनल पार्क, ठीक है। वहाँ पे कोई भी ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। तीसरी अगर बात करें कंजर्वेशन रिजर्व की, कंजर्वेशन रिजर्व में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्ट विद लोकल कम्युनिटी, वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी रह रही हैं, यहाँ पर जो जंगल से सामान उठाते हैं, माइनर प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनसे बात करके किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। जो आपके नेशनल पार्क वाले मोस्टली एरिया होते हैं, सेंचुरी वाले एरिया होते हैं, उनके आसपास ये कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं। उसके बाद बात करें कम्युनिटी रिजर्व की, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन कंसिडर विद कम्युनिटी और इंडिविजुअल हु हैज वॉलंटियर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर एनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड एज ए कम्युनिटी रिजर्व। मतलब अगर जैसे कोई तालाब है, ठीक है, उसको अगर उसने डिक्लेयर कर दिया कि कम्युनिटी रिजर्व है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो कम्युनिटी रिजर्व है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे आगे कि 1972 में के आसपास ये लाया गया था, 1973 में ये लाया गया था। इसमें टाइगर को बचाने की बात कही गई थी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम बात करें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कौन से ईयर में आया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1986 कब आया था, 19 नवंबर 1986 में आया था। टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉर मैटर कनेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट दैट लेज डाउन द स्टैंडर्ड। इसमें क्या क्या लिखा गया था, क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, क्या क्या एक्ट बनाया जाएगा जिससे इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सके, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये बात कही गई थी जिससे कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट और ये सब चीज़ें वहाँ पे फैलाई ना जा सके, जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो। तो इंडिया में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए 1986 में जो एक्ट लाया गया था उसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बोला जाता है। उसके बाद बात करें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसका सिर्फ आपको ईयर याद रखना है। इसके अंदर आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसकी आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है उनको सुरक्षित रखा जाता है। इसका आपको सिर्फ ईयर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करें नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल एक्ट 2020, ये आपका जो एमपी का यूनिट एमपीपीएससी का यूनिट 10 है, इसमें हम डिटेल से इसमें बात करेंगे इसका। लेकिन मेन पर्पज़ क्या होता था, ये करता था कि स्पेशल ट्रिब्यूनल क्रिएट करता है। ट्रिब्यूनल एक टाइप का आपका कोर्ट ही होता है, ठीक है, जहाँ के आपके वहाँ पे जो डिसीजन दिए जाते हैं उस पर कोई अपील आप नहीं कर सकते। तो ये ट्रिब्यूनल होता था। तो डिस्पोजल ऑफ केस पर्टेनिंग इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी केस होंगे इनके पास ही आएंगे। सबसे पहले किसके पास आएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास ही आएंगे। और ट्रिब्यूनल की ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन होती है, ठीक है, जिसने जो बोल दिया वही होगा। सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड डैमेज टू एनवायरमेंट ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। ट्रिब्यूनल इज कम्पिटेंट टू हियर केसेज ऑफ सेवरल केस, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, वाटर एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट से रिलेटेड जितने भी केस होंगे वो सब आपके नेशनल ट्रिब्यूनल में आएंगे। और 30 दिन के
के अंदर इनका आपको डिसीजन देना होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 2010 में ये एक्ट आया था। कौन से ईयर में एक्ट आया था ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा कोस्टल रेगुलेशन जोन की। ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन या CRJ जोन जिसको बोल देते हैं। एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द कोस्टल लैंड ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन एंड रेंज ऑफ 100 मीटर along bank of creek, estuary, backwater and rivers subjected to tidal fluctuation is called coastal regulation zone। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह कितना डिस्टेंस तक होता है। ठीक, कोस्टल रेगुलेशन जोन मतलब क्या हुआ कि जो आपका सपोज ये समुद्र है, ये सी है, ठीक है, तो समुद्र का पानी जब हाई टाइड होता है, ठीक है, जब पानी पूरा ऊपर बह के आता है तो पानी अगर माफ कीजिएगा पानी अगर यहाँ तक पहुँच रहा है ना, तो इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से 500 मीटर आगे वाला जो एरिया होता है वो आपका कौन सा होता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन हो जाता है। या रिवर से 100 मीटर, या नदी है, क्योंकि नदी का पानी में तो टाइड से नहीं आते हैं, टाइड जो आपका समुद्र के पानी में आते हैं, तो समुद्र के पानी इसमें टाइड आते हैं वहाँ से 500 मीटर, और जहाँ पे टाइड्स नहीं आते हैं जैसा क्रीक हो गया, आपका एस्चुरी हो गया, बैक वाटर हो गया, वहाँ से 100 मीटर का जो एरिया होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कोस्टल रेगुलेशन जोन में। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पे ये ध्यान रखेगा, 500 मीटर और 100 मीटर। उसके बाद बात करें इको सेंसिटिव जोन की, तो इको सेंसिटिव जोन और एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल डैमेज इशूड ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटी। ECSJR इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एरिया नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट। द पर्पज ऑफ द डिक्लेयरिंग ECSJR टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक ऑब्जर्वर टू द प्रोटेक्टेड एरिया बाय रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग एक्टिविटी अराउंड द सच एरिया। 10 किलोमीटर का एरिया होता है। सपोज यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, यहाँ तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि आप यहाँ तक कुछ भी नहीं कर सकते, ये नेशनल पार्क है, इस एरिया तक नहीं कर सकते, तो इसके 10 किलोमीटर को भी एरिया को और थोड़ा हम सुरक्षित रख लेते हैं, कोई इंडस्ट्री ना खुल जाए यहाँ पे कोई कारखाना ना खुल जाए, जिससे इन्वायरमेंट यहाँ पे नेशनल पार्क जो है उसको असुविधा हो या उसमें दिक्कत हो जाए, इसलिए उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं कि आपका बफर जोन के बाहर भी 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो याद रखिएगा, आप पूछ लिया था 10 किलोमीटर अराउंड आपका प्रोटेक्टेड एरिया, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया 10 किलोमीटर के दायरे तक जो है। उसके बाद बात करें नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इंडिया ने कौन कौन से कंजर्वेशन को मतलब बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब क्या हुआ, नाम से आपको पता चल रहा है, टाइगर को बचाने के लिए अप्रैल 1 1973 में ये लाया गया था ये प्रोजेक्ट। इसका मतलब पर्पस था कि बंगाल टाइगर को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है MP में सबसे ज़्यादा आपके टाइगर हैं, पता है ना आपको, MP में कितने टाइगर हैं, 528 जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही इसको बढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर को बचाया जा रहा है। इसमें आपने 2 जोन डिवाइड कर देते हैं, जैसे आपको किसी भी चीज़ में 2 जोन डिवाइड नेशनल पार्क में, एक होता है कोर जोन, एक और बफर जोन। कोर जोन जहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होता है, बफर जोन होता है जहाँ पे आपके वहाँ रहने वाली कम्युनिटी थोड़ा बहुत उनको अलाउड होता है। तो इस बेस पे हमने डिवाइड करके और वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिससे आपका टाइगर जो है सुरक्षित रहे। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब वो ह्यूमन घूम ना पाए, वहाँ पे शिकार न कर पाए, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान में रखिएगा। 92 में आया था, ये 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। किस लिए आया था, नाम से पता चल रहा है एलिफेंट को बचाने के लिए। थर्ड अगर बात करें इंडिया राइनो विजन 2023, नाम से पता चल रहा है कि आपका राइनोसेरस गेंडों को बचाने के लिए यूज हुआ था। ये थ्रेटेंड स्पीसीज है IUCN रेड लिस्ट में, तो इनको बचाने के लिए आपको पता होगा कि इंडिया में करीब जो है टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया में जो 85% टोटल पॉपुलेशन का 75% आपका आसाम में ही पाए जाते हैं। अगर इंडिया में 85% आपके राइनोसेरस पाए जाते हैं तो 75% आपके कहाँ पाए जाते हैं, आसाम में ही पाए जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए एक चलाया गया था, मिशन चलाया गया था, विजन चलाया गया था 2020 में। तो ध्यान रखिएगा कौन से ईयर में आया था। तो जिसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया उस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।